दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड्स की जो संख्या है वो 39 हो चुकी है, 39 हो चुकी है। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज जिस क्वेश्चन के बारे में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में एक नया बायोस्फीयर रिजर्व ऐड कर दिया गया है, तो इससे जो पुरानी बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या थी वो अपडेट करनी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा, बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर उसको करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा, ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में यूनेस्को की इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व की जो लिस्ट है उसमें हाल ही में इंडिया के मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में देखेंगे, इसका एक फ़ोटो अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें देखो लिखा है यूनेस्को यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है MAB। इस टर्म को बहुत अच्छे से याद करके रखना, कई एग्ज़ाम में इसको लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए। देखो यूनेस्को की तरफ से पूरे वर्ल्ड में किस रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया जाएगा उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और यूनेस्को की तरफ से जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट बनाने के लिए, उसका नाम है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को शॉर्टकट में MAB के नाम से जानते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को इसको जानते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि यूनेस्को अलॉट्स इंडियाज पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस, यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दे दिया गया है। आफ्टर किस चीज़ के बाद में, इट ब्रॉट इट्स टाइगर पॉपुलेशन बैक फ्रॉम 0 to 54 इन 10 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व ने ऐसी क्या उपलब्धि हासिल कर ली है जिसकी वजह से इसको यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा, आज के 10 साल पहले पन्ना टाइगर रिजर्व की हालत ये थी कि वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स की जो संख्या थी वो 0 पहुँच चुकी थी, क्योंकि शिकारी लोगों ने वहाँ के टाइगर्स को मार दिया था, पोचर्स ने वहाँ के टाइगर्स को ख़त्म कर दिया था। और 10 सालों में पन्ना टाइगर रिजर्व ने इतना शानदार काम किया कि यहाँ पर इस समय जो टाइगर की संख्या है वो 54 पहुँच गई है। तो जो लोग MP से बिलोंग करते हैं उनके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि बताओ कि अक्टूबर 2020 के डेटा के अनुसार पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या कुल कितनी हो गई है। तो ये 54 पहुँच चुकी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस समय के पेपर का पैटर्न देखोगे तो किसी भी राज्य का जो गवर्नर और CM होता है, अब तो ये गली का बच्चा जानता है, इसकी जगह पर आजकल एग्ज़ाम में किसी भी राज्य के अंदर में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं, वेटलैंड्स कौन कौन सी हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त कर लीजिए। और मैं डेली बेसिस पर आपको हर एक राज्य का जो बायोस्फीयर रिजर्व और ये सब चीज़ें हैं मैं अपडेट करवाता हुआ चल रहा हूँ। तो अब बिल्कुल आसान चीज़ें छोड़ दो। अगर मैं CM और गवर्नर नहीं बता रहा हूँ तो समझो कि सर जानबूझकर नहीं बता रहे हैं। मैं आपको एक अलग एडवांस लेवल पर अब पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें करवाऊँगा क्योंकि जो मैं चीज़ करवाऊँगा वो आपको कठिन लग सकती है, लेकिन एग्ज़ाम में वही पूछा जा रहा है, मजबूरी है मेरी। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से बनेंगे। पहला पॉइंट बनेगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये भारत की तरफ से यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कौन सा है ये, पूरे देश भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर की जो टोटल संख्या है वो इस समय 54 पहुंच गई है। 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के साथ साथ में भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है मालदीव देश के भी 2 साइट्स को इसी दौरान, जब भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है तो मालदीव की 2 साइट्स को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और इन दोनों का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व हैं मालदीव के, जिनको भी हाल ही में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर चूंकि भारत में ये 12वां था, पन्ना टाइगर रिजर्व 12वां था, इसी प्रकार से मालदीव का ये दूसरा और तीसरा साइट है जिसको कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, यूनेस्को की जो बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट है, इसमें पूरी वर्तमान समय में पूरी दुनिया के 124 देशों के 701 बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हो चुके हैं। और इस समय अगर पूछा जाए कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है, तो अगर आप अपनी कोचिंग में जाकर पूछेंगे तो आपके टीचर ने जो पढ़ाया होगा उसमें आपको 18 बताया होगा, और वो रटी रटाई चीज़ों को कई वर्षों तक बताता रहेगा। इसको अपडेट करना है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या अक्टूबर से पहले 18 थी, लेकिन अक्टूबर के बाद में 18 प्लस 1 पन्ना टाइगर रिजर्व जोड़ने के बाद में अब ये संख्या 19 हो गई है। यानी कि अक्टूबर 2020 तक का डेटा अपडेट करने पर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है ये 19 हो चुकी है। इसके अलावा इन 19 बायोस्फीयर रिजर्व में भारत में टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो हैं 19, लेकिन सभी 19 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इस 19 की लिस्ट में से मात्र 12 ऐसे रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की लिस्ट में जिन भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसको हमेशा के लिए याद रखिए। पहला देखो कौन सा है। शुरुआत हमारी होती है वर्ष 2001 से। पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 2009 में शामिल किया गया सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ओडिशा से बिलोंग करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2009 में पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मेघालय में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। इसके बाद में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। इसके बाद में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु का। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट निकोबार से। इसके बाद में है अचानक अमरकंटक हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 2016 में शामिल किया गया है, ये केरला और तमिलनाडु पर स्थित है। कंचनजंगा 2018 में जिसको ऐड किया गया था, ये नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट का है। 2020 में पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो लिस्ट है ये 12 टाइगर रिजर्व की लिस्ट है जिसको इंडिया की तरफ से यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनेस्को ने किस वर्ष बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क को लॉन्च किया था, 1971 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। दुनिया का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो 1979 में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कौन करता है। इसका जो अधिकार है ये केंद्र सरकार के पास में भी होता है और राज्य सरकार के पास में भी होता है। एक नोटिफिकेशन को जारी करके ये बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास में अधिकार होता है। अब आपको जानना है कि सर ये आखिर बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। देखो होता क्या है, आजकल इंसान लोग घूमने के लिए इतनी जगहों पर जाते हैं कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। तो एक ऐसा एरिया होता है फॉरेस्ट का या किसी भी नेशनल पार्क का एक ऐसा एरिया जिसको प्रोटेक्टेड किया जाए, जहाँ के जो पौधे और जानवर हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। वो एक विशेष अधिकार के तहत वहाँ पर इंसानों को जाने से एक लिमिटेड वे में रोका जाए। तो ऐसे क्षेत्र को, संरक्षित क्षेत्र को हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं, जहाँ पर पौधों और जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। दोस्तों, आई होप आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचा होगा। इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो विश्वास मानिए आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में गलत नहीं होने के चांसेस हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इंडिया लेवल पर, अगर आपको करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर पूरा सितंबर तक का चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए
सर्ब पावर SERB पावर नाम से योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा एक योजना को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का नाम है सर्ब पावर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, लिखा है लॉन्च ऑफ सर्ब पावर, ठीक है, लिखा है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि साइंस और रिसर्च की तरफ जो वुमेन काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए SERB पावर नाम से एक योजना को शुरू किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय क्या है? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक हैं, तो इनके द्वारा ही इस योजना को शुरू किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो योजना है सर्व पावर, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। पावर का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को प्यार करते हैं, इसको प्यार देना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, बस वही हमारी मदद है और वही मदद हम आपसे चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये दिवस किस महापुरुष के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये भारत के आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं, देखो लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एट नेशनल यूनिटी डे। तो नेशनल यूनिटी डे के रूप में इस दिन को मनाया जाता है 31 अक्टूबर को हर साल। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से संबंधित बहुत सारे पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में हमें परेशान करते हैं, उनको भी लगे हाथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आंसर हो जाएगा सरदार पटेल भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। इसी के साथ साथ में सरदार पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर भी थे, यानी कि पहले गृह मंत्री भी थे, सूचना मंत्री और स्वतंत्र भारत के राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। तो ये 3 पोजीशन उनके पास में थी। ये बहुत प्यारा एक इसमें क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में है कि सरदार पटेल को ही भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। SSC और रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है, लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? तो सरदार पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा इनकी जयंती के अवसर पर ही आज से 2 साल पहले यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी देश को समर्पित की गई थी। एक बड़ी सी स्टैचू बनाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में, वो 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी को गुजरात के नर्मदा जिले में स्थापित किया गया था। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसकी हाइट है 182 मीटर, जो कि लगभग 597 फीट होती है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो 1928 का समय था। ये भी पूछा जाता है कि वर्ष 1928 में गुजरात में शुरू किए गए एक सत्याग्रह, जिसको बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, उसके दौरान ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। फिर एक प्रश्न बनता है कि बताओ सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन में आपको जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब होगा। महात्मा गांधी पर बहुत सारे लोग टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। वारदोली की जो महिलाएं थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस काम से खुश होकर उन्होंने ही उनको सरदार की उपाधि प्रदान करी थी। इसके बाद में जब भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तो आपको पता है कि 3 ऐसी बड़ी बड़ी रियासत थी जिन्होंने भारत में अपने विलय को मंजूरी नहीं दी थी। उनमें से एक था हैदराबाद। तो हैदराबाद जब भारत में विलय होने से मना कर दिया, तो उसको लेकर, चूँकि उस समय होम मिनिस्टर सरदार पटेल ही थे,
तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था हैदराबाद पर ऐसे को भारत में विलय करने के लिए। तो उस प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद को भारतीय गणराज्य में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो किसके द्वारा? पटेल जी के द्वारा चलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था 1991 में। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस का कौन सा एक अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी? तो मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा करी गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस समय ये जयंती चल रही है, इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन के लिए गुजरात के टूर पर गए हुए हैं। तो इस टूर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा कि भारत की पहली जो सी प्लेन सेवा है इसको गुजरात में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप समझेंगे कि इस सी प्लेन सेवा को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी तक इसको शुरू किया गया है, जिसका टिकट 1500 रुपये रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। ये एक सी प्लेन सेवा है। पानी के ऊपर से ये प्लेन उड़ेगा और इस तरीके से लोग इसका आनंद ले सकते हैं। इसका और भी फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा। मोदी जी ने हाल ही में इसका उद्घाटन वहाँ पर किया है। आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये मोदी जी का आप यहाँ पर फ़ोटो देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो प्लेन सेवा है ये कौन सी कंपनी के द्वारा शुरू करी गई है? तो स्पाइस जेट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको भी गुजरात टूर के दौरान इसको भी वहाँ पर शुरू किया है। तो आरोग्य वन की जो शुरुआत है इसको भी गुजरात में किया गया है। इसमें आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। देखो, आरोग्य वन यहाँ पर लिखा है आरोग्य वन, और इसको भी गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये एक ऐसा वन है जहाँ पर आपको मेडिसिन्स के पौधे मिल सकते हैं। तो दवाइयाँ बनाने के लिए जिन पौधों का इस्तेमाल होता है वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इसको भी मोदी जी ने नर्मदा जिले में सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया गांव में आरोग्य वन को उद्घाटन किया है। तो केवड़िया गांव में ही इसको स्थापित किया गया है। ये यहाँ पर उस वन के अंदर में आप फोटो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इस वन के साथ साथ उन्होंने चिल्ड्रेन न्यूट्रिशियन पार्क को भी गुजरात में लॉन्च किया है। इसके अलावा एकता मॉल का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री जी ने जूलॉजिकल पार्क का भी उद्घाटन किया है। तो इन तीनों का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। इसको भी गुजरात में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा कि सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क जंगल सफारी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फ़ोटो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये वो पार्क जूलॉजिकल पार्क है जिसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी इनॉग्रेट्स जंगल सफारी। ये कहाँ पर है? गुजरात में इसको शुरू किया गया है। इस जंगल सफारी का फ़ोटो बाहर से कैसा लगता है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड सिटीज़ डे यानी कि विश्व शहरों का जो दिवस है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल इसको 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे शहरों का जो दिवस है ये मनाया जाता है। अगर पूछे वर्ष 2020 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। ये वर्ष 2020 की वर्ल्ड सिटी डे की थीम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को अपनाने वाले
पहले बैंक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंडस इंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इंडसइंड बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को मतलब शुरू कर दिया है, और ऐसा करने वाला वो पूरे भारत का पहला बैंक बना है। तो आरबीआई के द्वारा एक नई योजना शुरू करी गई थी जिसका नाम है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। इसको अपनाने वाला पहला बैंक बना है इंडसइंड। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है इंडसइंड बैंक फर्स्ट बैंक टू गो लाइव ऑन आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। ये इसका पूरा न्यूज़ हो जाएगा। अब ये आरबीआई का जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, इस योजना का मतलब क्या है? इसमें बेसिकली जो आरबीआई है ये फोकस करता है कि जो बैंक है वो पूरी तरीके से डिजिटल बैंक में बदल जाए, और इसके लिए एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करते हैं। किसी भी फंड को किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपने बैंक का पूरा डिटेल देख सकता है। उसका कोई भी पॉलिसी जैसे कि म्यूचुअल फंड या शेयर लेना चाहता है, वो सारी जो जानकारी है वो उसको एक सिंगल विंडो के माध्यम से मिल जाए, डिजिटली अवेलेबल हो जाए। इसको लेकर ही यहाँ पर इस योजना को शुरू किया गया था, जिसको अपनाने वाला इंडसइंड बैंक जो है पहला बैंक बन गया है। ये जो बैंक है इसके बारे में जानते हैं। इसके सीईओ का नाम है सुमंत कथपलिया। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसके ऑनर का नाम है ऑनर इसका है हिंदुजा ग्रुप, और फाउंडर हैं इसके एसपी हिंदुजा। इसके अलावा एक और नोट यहाँ पर आपको समझना है, ये जो इंडसइंड बैंक है इसका जो करंट अकाउंट खोलने वाला मतलब पहला ऐसा मोबाइल ऐप इसने विकसित किया था जिसमें कि आप ऑनलाइन घर बैठे ही करंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये भी इंडसइंड बैंक ने किया था, 2-3 महीने पुरानी बात है, आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की गवर्नर ने कोविड-19 पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना, यानी कि वर्ल्ड्स पूरी दुनिया की फर्स्ट साइंस टून बुक बाय बाय कोरोना लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में इस साइंस टून बुक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं साइंस टून बुक बाय बाय कोरोना, ये आप देख सकते हैं रिप कोरोना, ठीक है, 2019 गो बैक कोरोना, 2020 बाय बाय, इस टाइप से ये बने हैं जो पुस्तक है। इसको हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्च इवेंट के समय पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों को। आगे चलते हैं, अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2001 से संशोधित करके कितना कर दिया है? इंग्लिश में समझते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। देखो, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है ये 4 प्रकार का होता है, उनमें से एक प्रकार होता है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर IW। इसका जो बेस वर्ष है, आधार वर्ष है, इसको 2001 से संशोधित करके 2016 कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर को चेंज करके 2001 से 2016 कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग CPI को नहीं समझते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को कर लेना अच्छे से। मैं बता रहा हूँ ये वो क्वेश्चन है जो हमें पता है ना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इंडस्ट्रियल वर्कर शब्द याद रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जो है ये पहले थी 2001, अब इसको चेंज करके 2016 जो है इस बेस ईयर को कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, देखो लिखा है बेस ईयर फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिवाइज्ड फ्रॉम 2001 टू 2016, ठीक है, 2001 से इसको चेंज करके 2016 कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा। अगर सीखना चाहते हो, अगर तुम्हारे अंदर एक भूख है सीखने की तो सीख सकते हो। अगर आपके पास में एक चाहत नहीं है सीखने की, अगर तुम भूखे नहीं हो सीखने के लिए, तो फिर नहीं सीख पाओगे। देखो, 2 चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद इतने आसान भाषा में आपको कोई ना समझा पाए। 2 टर्म आपने सुने होंगे, एक होता है WPI, एक होता है CPI। इसका मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका मतलब होता है कंज्यूमर
प्राइस इंडेक्स, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का क्या काम होता है? किसी भी देश के अंदर में महंगाई को आकलन करने के लिए जो तरीके होते हैं उसको बोलते हैं WPI और CPI। कुछ देश क्या करते हैं, कुछ देश WPI से अपने देश की महंगाई को मेज़र करते हैं, जैसे कि भारत हो गया, और कुछ देश CPI मॉडल पर अपने देश की महंगाई को चेक करते हैं। तो भारत WPI का यूज़ करता है, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश हैं जो कि CPI का यूज़ करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, बैंक और SSC के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। देखो, दोनों के टर्म आपको बता दूं कि एक का नाम है WPI, यानी कि ये क्या करता है, होल सेल। W का मतलब होल सेल, यानी कि किसी भी वस्तु के होलसेल प्राइस में अगर बढ़त घटत हो रही है तो उस हिसाब से ये बताता है कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये क्या करता है, किसी भी वस्तु के होलसेल प्राइस नहीं, ये रिटेल प्राइस यानी कि जो फुटकर का रेट होता है उसके घटने बढ़ने के हिसाब से डिसाइड करता है कि महंगाई घट रही है या फिर बढ़ रही है। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ का होलसेल रेट तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन जब वो चीज़ हमारे हाथों तक पहुंचती है रिटेल लेवल पर, तब उसके दाम में बड़ा चेंज आ जाता है। तो एक्चुअल में किसी भी चीज़ की महंगाई का जो रेट है वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, होल सेल से ज़्यादा अच्छे से नहीं निकाल सकते हैं। इस वजह से दुनिया के कुछ बड़े बड़े देश इसको फॉलो कर रहे हैं। अब इन दोनों से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के, और कोचिंग वाले इस टॉपिक को लगे रहते हैं लेकिन समझा नहीं पाते हैं। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों को इवेल्युएट किया जा सकता है, जबकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें सिर्फ गुड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्विसेज को उसमें हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, तो CPI पर आंसर टिक करके आ जाना। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से ये दोनों में जो डिफरेंस है इसकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है, इसको आप अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। इससे कम से कम नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। इन दोनों को पब्लिश कौन करता है, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, जबकि ये जो CPI होता है इसको सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। जो WPI है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स पर अप्लाई होती है, जबकि जो CPI है ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर एप्लीकेबल होता है। ये क्या करता है WPI, ये किसी भी प्रोडक्ट की पहली स्टेज पर लगता है, जबकि ये फाइनल ट्रांजैक्शन रिटेल लेवल पर जो कैलकुलेट होता है उस पर लगता है। ये WPI प्राइस पेड बाय, इसका जो पैसा होता है वो मैन्युफैक्चर या फिर होलसेलर पे करता है, ये सीधे कंज्यूमर जो पैसा पे करता है उसके हिसाब से निकाला जाता है। एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है कि WPI में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है, तो इसमें कुल 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है, जबकि CPI पर रूरल बास्केट में 448 और अर्बन बास्केट में 460 वस्तुओं को शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछते हैं कि आपको ट्यूशन की फ़ीस देनी है, ट्रांसपोर्टेशन का आपका खर्चा है, फूड पर खर्चा है, मेडिकल का बिल है, तो इन सब चीज़ों के लिए महंगाई कैसे बताओगे, तो आंसर कर देना CPI से। ये आपको सीधे मैंने कीवर्ड्स दे दिए, सर जैसे ये कीवर्ड्स देखो CPI बता दो, बाकी सब जो है वो WPI से। CPI के लिए जो बेस ईयर है वो है 2012 और इसके लिए WPI के लिए है 2011-12, ठीक है। आगे चलते हैं। दोनों की परिभाषाएं देखो, दोनों की परिभाषाओं को इंग्लिश में दे रखा है क्योंकि इसमें इंग्लिश में बहुत अच्छे से टर्म बनेंगे। इकोनॉमी की सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत तो हिंदी वालों को भी इंग्लिश आती होगी, तो ये रहा CPI। और इसमें देखो CPI में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड कर गया है, आपकी ट्यूशन की फ़ीस हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, अप्रैल हो गया, फूड एंड बेवरेज हो गया, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर हो गया। इन सभी टर्म को जहाँ पे भी देखो तो टिक कर देना कि ये सब चीज़ CPI से कैलकुलेट होता है। इस वजह से आपको यहाँ पर डेफिनेशन मैंने शो करी है।
इसी प्रकार से WPI भी दे रखा है, इसका भी आप लोग जब वेबसाइट से जाकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट याद रखिएगा www.targetstudiiq.com, targetstudiiq.com, targetstudiiq.com पर जाइए, दबा के वहाँ पर सब्जेक्ट एनालाइज कीजिए, पढ़िए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस हमने आज की डेट में कर रखे हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं सो दैट हमको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। पहला प्रश्न हमने किया था कि महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्व पावर नाम से योजना को किसने शुरू किया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो गया था। इसके बाद में दोस्तों हमने क्वेश्चन किया है कि अक्टूबर में ही पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया था। फिर हमने किया था कि भारत की पहली प्लेन सी प्लेन सेवा गुजरात में शुरू करी गई है, ये क्वेश्चन किया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि आरोग्य वन कहाँ पर शुरू किया गया है, तो इसको गुजरात में शुरू किया गया है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन बना था कि जंगल सफारी सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर शुरू किया गया है, तो इसको भी गुजरात में शुरू किया गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन था कि वर्ल्ड सिटीज़ डे किस दिन मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद में था कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक योजना थी जिसका नाम है अकाउंट एग्रीगेट फ्रेमवर्क, इसको अपनाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है, तो इंडसइंड बैंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक पुस्तक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो यूपी की जो गवर्नर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन था कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए इसका जो बेस ईयर है वो 2001 से बढ़ाकर 2016 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि देखो आज का क्वेश्चन थोड़ा पुराना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। क्वेश्चन है कि दूसरी प्रीमियम तेजस एक्सप्रेस ट्रेन किन दो रेलवे स्टेशन के बीच में चलाई जाएंगी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना, हमारी वेबसाइट पर जाकर करंट अफेयर्स को फ्री में पढ़ लेना, साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।